Hello everyone. Today we are going to go through 100 most expected questions from the polity section for UPSC Prelims 2026. We are going to go through 100 questions in two parts. In the first 50 questions, we are going to do the static part. The most important themes which UPSC has been asking for the past 5 to 6 years. तो पहले पार्ट में हम सिर्फ स्टैटिक क्वेश्चन करेंगे, उसमें 50 क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट पार्ट में. दूसरे पार्ट में हम करंट अफेयर्स पे दे जाएंगे, उसके 50 क्वेश्चन करेंगे. तो जो ये क्लास होने वाली है कोई रिवीजन क्लास नहीं होगी. मैं कुछ बहुत आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्वेश्चंस पढ़ूंगा, आप आंसर करोगे और फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगा और क्यों है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है और वो क्यों गलत है. तो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको बोर्ड पे, मैं 1 सेकंड के लिए साइड पे हो जाऊंगा, आप अपनी वीडियो पॉज करना, उसको आंसर करना, फिर उसके बाद मैं 2 सेकंड के बाद अपना आंसर एक्सप्लेन कर दूंगा. इससे फायदा क्या होगा, आपको पता लग जाएगा जो उनसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको क्लियर है या नहीं है. जो भी टॉपिक में आपने कोई आंसर गलत किया आपको पता लग जाएगा, आपको रिवाइज करना. वो शुरू करते हैं. ये 2 पार्ट्स में होगी, फर्स्ट स्टैटिक देन करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स वाली सेकंड पार्ट में करेंगे. 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सारे डिटेल में बताया था कि ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इसमें से 63 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 9 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस. पिछले 5 सालों में पॉलिटी में से 90 क्वेश्चन आया, उसमें से 63 इन 10 टॉपिक्स में से हैं. पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, शेड्यूल्स, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर मिनिस्ट्रीज एंड अमेंडमेंट्स. जो स्टैटिक क्वेश्चन होंगे सब इन पे ही बेस्ड होंगे. सबसे ज्यादा क्वेश्चन पार्लियामेंट के होंगे, फिर बाकी सबके ऑलमोस्ट इक्वल क्वेश्चंस रखे हैं मैंने. आपको ये आइडिया हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको रिवीजन हुई है या आपको और जरूरत है. चलो, ये थोड़ा सा डेटा है, ये परसेंटेज वाइज दिया हुआ है. देखो, पार्लियामेंट में से 23% क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी, शेड्यूल में से 13%, फेडरलिज्म में से 8%. तो पहले शुरू करते हैं पार्लियामेंट में से. फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, आप आंसर करना वीडियो पॉज करके. तो इसमें क्या है, स्पीकर ऑफ लोकसभा का क्वेश्चन है. उसमें आपको 3 ऑप्शंस हैं, आपको ये बतानी है 1 सही है, 2 सही है या तीनों सही है या कोई भी नहीं सही है. प्लीज चलो डिस्कस करते हैं. स्पीकर ऑफ द लोकसभा पे क्वेश्चन है. पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं. द स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. ये स्टेटमेंट सही है, इसको इफेक्टिव मेजॉरिटी बोलते हैं. तो जो स्पीकर का रिमूवल है ना, वो इफेक्टिव मेजॉरिटी से होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है. व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन ही कैन प्रिजाइड ओवर द सिटिंग बट कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस. ये स्टेटमेंट गलत है. कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है, रूल्स भी पढ़ोगे उसमें क्लियरली मेंशन्ड है, जब इसकी रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल इन मोशन है तब ये प्रिजाइड नहीं कर पाएगा. थर्ड स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. His conduct in the house cannot be discussed except on a substantive motion. क्लियर. जब तक एक सब्सटेंटिव मोशन नहीं आएगा उसका हम कंडक्ट पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते. पहली स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इसका हमें करेक्ट पूछना है, बताना है. बी ऑप्शन है इसका. सेकंड डिस्कस करते हैं. प्राइवेट मेंबर बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन फ्राइडेज. सही है, ये रूल्स में मेंशन्ड है. The introduction of public bill requires 7 days notice, while private bill requires 1 month's notice. ठीक है, ये भी ठीक है. If private member's bill is rejected by the house, it amounts to an expression of no confidence. ये गलत है. एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस हुआ, वो रिजेक्ट हो गया, तो इसके नो कॉन्फिडेंस नहीं होता. जब पब्लिक बिल आया, कोई मिनिस्टर कोई बिल लेके आया और वो रिजेक्ट हो गया, तो कहने का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी शायद नहीं है, तो क्वेश्चन में आएगा कॉन्फिडेंस. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, हमें करेक्ट बताना है. थर्ड गलत है, आंसर है ए. अभी थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करो. तो क्वेश्चन स्कोप एंड सोर्सेज पे है. हमें पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स भी दी हैं, जैसे कि 0 आवर,
कॉलिंग अटेंशन एंड हाफ एन आवर डिस्कशन। 0 आवर रेजिंग मैटर्स विदाउट प्रायर नोटिस। ये ठीक है, ये इंडियन इनोवेशन है कि कोई बहुत जरूरी चीज है, आप बिना नोटिस से 0 आवर में वो मैटर रेज कर सकते हो। ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, करेक्ट, ये कोई रूल वगैरह में नहीं लिखा, ये कन्वेंशन के हिसाब से चलता है। कॉलिंग अटेंशन, सीकिंग एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम द मिनिस्टर। कॉलिंग अटेंशन होता है कोई मिनिस्टर का एक पर्टिकुलर इशू पे रिव्यू लेना या उसका अटेंशन उसकी तरफ देना, ये तो ठीक है। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, ये भी ठीक है। ये रूल है, ये एक कन्वेंशन है, 0 आवर कन्वेंशन है। फिर हाफ एन आवर डिस्कशन, डिबेटिंग अ मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये ठीक है कि कोई मैटर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का है तो हम आधा घंटा चलो वो डिस्कस कर लेते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है, ये रूल्स में मेंशन है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। पहली 2 सही है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। करेक्टली मैच्ड पूछा है, ओनली 2 पेयर्स, बी आंसर है। 4th क्वेश्चन करो, चलो। अ जॉइंट सिटिंग of the 2 houses of parliament is presided over by deputy chairman of the Rajya Sabha in the absence of both speaker and deputy speaker। ये स्टेटमेंट सही है। जब स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दे बोथ आर एब्सेंट, उस टाइम पे जो ज्वाइंट मीटिंग पे ज्वाइंट सिटिंग होगी ना, उस पे चेयरमैन नहीं है करेगा, चेयरमैन प्रिसाइड नहीं करेगा क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है और वो इन दोनों हाउसेस का मेंबर भी नहीं है। तो ये रूल्स में क्लियरली मेंशन है, जब ज्वाइंट सिटिंग होगी स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर फिर चेयरमैन, सॉरी चेयरमैन ही डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। रीजनिंग देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डज नॉट प्रिसाइड ओवर ज्वाइंट सिटिंग बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हमने अभी देखा वो दोनों ही हाउसेस का मेंबर नहीं है, इसलिए वो प्रिसाइड नहीं करेगा। आंसर है both A and R are true and R is the correct explanation of A। next question करो। तो बजट पे क्वेश्चन है। बजट में सबसे पहले दिया मैं वोट ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब क्या है? ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये ठीक है। एक्सेस डिमांड, एक्सेस ग्रांट वोटेड बाय लोकसभा बिफोर द एक्सपेंडिचर हैज बीन इंकर्ड। ये गलत है, ये आफ्टर होता है, जब एक्सपेंडिचर हो गया है उसके बाद एक्सेस ग्रांट आती है। वोट ऑफ क्रेडिट ठीक है, कुछ कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई जो पहले मेंशन नहीं थी, तो अभी हमें उसके लिए क्रेडिट चाहिए, वोट ऑफ क्रेडिट उसे लिए आता है। एक्सेस ग्रांट ये गलत है क्योंकि ये एक्सपेंडिचर होने के बाद में आ रहा है। एक्सेप्शनल ग्रांट granted for particular purpose which forms no part of current service of any financial year। ये ठीक है। कोई ऐसी सर्विस में डिमांड आ गई जो अभी मेंशन ही नहीं है, इस केस में एक्सेप्शनल ग्रांट आएगी। पहला सही है, तीसरा सही है, सेकंड गलत है। करेक्ट पूछा है, इस पे ध्यान रखा करो, करेक्ट इनकरेक्ट भी। बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो प्लीज। क्वेश्चन पूछ रहा है द प्रेसिडेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज, रीजन दिए हमने बताना है कौन सा सही है। अ बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट्स असेंट। बिल्कुल क्लियर है, जब तक प्रेसिडेंट के असेंट नहीं करता, जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते, तब तक कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता। द प्रेसिडेंट हैज पावर टू समन एंड प्रोरोग बोथ द हाउसेस। ये भी ठीक है। समन मतलब बुलाना, प्रोरोग मतलब एब्सॉल्व करना कि अब घर जाओ सेशन खत्म हो गया, तो ये भी सही है। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द राज्यसभा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज राज्यसभा इज अ कॉन्टिन्यूइंग हाउस, इट डजंट डिसॉल्व। लोकसभा डिसॉल्व होती है, तो थर्ड गलत होगी। पूछा क्या है? करेक्ट, ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पे। स्टेटमेंट्स देखते हैं। नो मेंबर कैन बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल केसेस में नहीं है, क्रिमिनल केसेस में हो सकता है,
सिविल केसेस में उनको प्रिविलेज मिली हुई है, तो क्रिमिनल केसेस इससे एक्सक्लूडेड है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। द कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ अ हाउस और इट्स कमिटीज, ये स्टेटमेंट सही है। हाउसेज के जो प्रोसीडिंग्स हो रही है या उनकी कमिटीज में जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, कोर्ट्स उनमें इंक्वायर नहीं कर सकता, स्टेटमेंट सही है। द हाउस हैज अ पावर टू पनिश इट्स ओन मेंबर्स एज वेल एज आउटसाइडर्स फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस, ये भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट पूछा है, दो सही है, ऑप्शन बी। तो मैंने ऐसी ऑप्शन जानबूझ के रखी हैं क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं, आपको सब स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए, तब जाके आप आंसर पे पूछोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो डेडलॉक पे क्वेश्चन आ गया, अगर दो हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक हो जाए तो क्या होगा? द डेडलॉक इज डीम्ड टू हैव अकर्ड इफ मोर देन 6 months have elapsed from the date of the reception of the bill by other houses without the bill being passed by it, ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट ऑर्डिनरी बिल के रिगार्डिंग लिखी हुई है। अगर एक मान लो लोकसभा एक ऑर्डिनरी बिल पास कर दे और वो 6 महीने राज्यसभा के पास पड़ा रहे और वो पास भी ना कर रही, रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, तो डेडलॉक माना जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने ही है। सेकंड ऑप्शन, in calculating the 6th month period, no account is taken for any period during which the house is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days, ये स्टेटमेंट सही है। कहने का मतलब, इस तारीख को मान लो 1 अप्रैल को बिल लोकसभा से राज्यसभा चला गया, बट 30 अप्रैल को हाउस एडजर्न हो गया या प्रोरोग हो गया फॉर मोर देन लेट्स से 30 दिन के लिए, तो ये जो 30 दिन है ना, ये काउंट नहीं होंगे। जब वो दोबारा से आके बैठेंगे तब दोबारा से काउंटिंग शुरू होगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो करेक्ट हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन में क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पहले भी पूछा हुआ इस पे क्वेश्चन। द ऑफिस ऑफ लोकसभा लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाज फर्स्ट अकॉर्डेड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इन 1977, ये स्टेटमेंट सही है। टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन अ पार्टी मस्ट हैव एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये भी स्टेटमेंट सही है। द लोकसभा रिसीव्स द सेम सैलरी एंड अलाउ लीडर ऑफ ऑपोजिशन रिसीव्स द सेम सैलरी एंड अलाउंसेस एज पेएबल टू कैबिनेट मिनिस्टर, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये सब जो स्टैट्यूट आया था उसमें ही मेंशन्ड है, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो प्लीज। एस्टिमेट्स कमेटी का क्वेश्चन, इसमें लिखा है ऑल 30 मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा, ये स्टेटमेंट सही है। जो एस्टिमेट कमेटी के 30 मेंबर है, सभी 30 लोकसभा से आते हैं। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय लोकसभा एवरी ईयर from amongst its members according to principle of proportional representation, ये भी सही है। It examines whether the money is well laid out within the limits of the policy implied in the estimates, ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट का सही क्यों है? एस्टिमेट्स कमेटी का रोल ये है कि ये पॉलिसी आई थी, उसके अंडर इसमें इतने पैसे लगने थे, इसमें इतने, क्या जो एक्चुअल खर्चा हुआ वो इसके अकॉर्डिंग ही है, तो एस्टिमेट कमेटी ये देखती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर है डी। अभी करते हैं प्रेसिडेंट के क्वेश्चन। हमने 10 क्वेश्चन पार्लियामेंट के देख लिए, प्रेसिडेंट के क्वेश्चन करो प्लीज। क्वेश्चन है इलेक्शन पे। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 हैज फ्रोजन पॉपुलेशन of the states for the purpose of presidential election based on 1971 census until the first census after 2026, ये स्टेटमेंट सही है। ये किया इसलिए था क्योंकि यार जो लार्जर पॉपुलेशन थी ना, लार्जर पॉपुलेशन स्टेट्स थी जैसे यूपी बिहार हो गया, इनको अनड्यू एडवांटेज मिल रहा था, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही थी, तो एक डेमोग्राफिक डिस्प्यूट हो रहा था। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि
जो तमिलनाडु, केरला ऐसी स्टेट्स हैं, वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत एफर्ट कर रही थी, बट वो यूपी या बिहार में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, इसलिए इसको यहां पे फ्रीज कर दिया गया ऑन 1971 के सेंसस में। फिर द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए ऑफ उत्तर प्रदेश इज हायर देन दैट ऑफ एमएलए ऑफ सिक्किम बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो एमएलए की वोट को काउंट करने का ना, कि वैल्यू ऑफ वोट को काउंट करने का एक फॉर्मूला होता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल एमएलएज, टोटल इलेक्टेड एमएलएज ऑफ दैट स्टेट। तो जनरली स्पीकिंग जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन होगी उनके पास ज्यादा उसकी वोट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट सही है। याद रखना, एमएलए की वोट की वैल्यू और एमपी के वोट की वैल्यू सेम रहती है। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल वोट्स ऑफ द एमपीज। एमपी का फॉर्मूला क्या है? अब ऊपर आ जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज डिवाइडेड बाय टोटल एमपीज। ये फॉर्मूला हो गया। तो एमएलएस की वोट की वैल्यू क्या है, उस पर ही डिपेंड करता है एमपी की वोट की वैल्यू क्या होगी। टोटल नंबर ऑफ एमपीज है नीचे। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछा, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो द प्रेसिडेंट के वीटो पावर पे क्वेश्चन आया है। प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो नहीं लगा सकता मनी बिल में। आंसर इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है ना, वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही होता है, तो सस्पेंसिव वीटो क्यों लगाएगा? इसका रीजन क्या है? मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यही डिस्कस कर रहे थे हम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो पार्डनिंग पावर पे क्वेश्चन आया। ये 3 पार्डनिंग पावर्स लिखी हुई हैं, उसका मीनिंग बताना है और लीगल इफेक्ट बताना है। कॉम्यूटेशन क्या होती है? सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, किसी को फांसी हो गई, डेथ सेंटेंस मिल गया, उसको कम करके लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दी, तो ये तो सही है। लीगल इफेक्ट क्या? करेक्टर ऑफ पनिशमेंट चेंजेस। जो करेक्टर है वो तो चेंज हो गया ना। डेथ सेंटेंस थी, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गई, तो करेक्टर चेंज हो गया, ये सही है। रिमिशन, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द करेक्टर। किसी को 10 साल की सजा थी, उसको 5 साल की कर दी, तो पीरियड रिड्यूस कर दिया हमने, होगा क्या? करेक्टर ऑफ पनिशमेंट रिमेन्स द सेम। पहले भी जेल में बैठा था, अब फिर जेल में जाके बैठेगा, तो कोई चेंज तो नहीं हो रहा, तो सेकंड भी सही है। थर्ड क्या है? रिस्पाइट। ये देखते हैं, अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ एन ओरिजिनली अवॉर्डेड। ये देखो पहले, ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट, कोई प्रेगनेंसी हो गई या कोई हेल्थ इश्यू हो गया, इसके चलते किसी को लेसर सेंटेंस दे देनी, तो ये रिस्पाइट ही होता है। कोई यार तकलीफ में है, उसको रिस्पाइट दे देना, तो इसका यही से मतलब निकलता है। सारे सही है, करेक्टली मैच पूछा है, आंसर है ऑल 3 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंट कैन प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इधर आएगा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से अगर एक भी सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वो यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर लॉ बनाना है तो दोनों ही हाउसेज की जरूरत पड़ेगी, अकेला लोकसभा तो लॉ पास नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों ही लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों सेशन में होने चाहिए। अगर एक भी सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का यूज कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी। आंसर तो हमारा यहीं से निकल आया, पर हम देखते हैं। नहीं, द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट
टू इशू एन ऑर्डिनेंस कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड। ये स्टेटमेंट सही है। सिंपल ऑर्डिनेंस लॉ ही होता है, बस वो इमरजेंसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट बनाता है, तो इसलिए ये ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड चैलेंज हो सकता है कोर्ट में। ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड, एन ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स फ्रॉम इट्स रीअसेंबली और इट सीजेस टू ऑपरेट। सही है। 6 हफ्ते हैं, जैसे ही पार्लियामेंट आई, लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठ गए, 6 हफ्ते हैं, अगर पास कर दिया ठीक है, नहीं ये ऑपरेशन में नहीं रहेगा। फाइनल देखो, द पावर टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन एंड नॉट एन एग्जीक्यूटिव पावर। ये गलत है, ये एग्जीक्यूटिव पावर है, ये कोई पैरेलल पावर नहीं है। ये हमने कोई और लॉ मेकिंग बॉडी नहीं बना दी, लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट ही है। जस्ट बिकॉज कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, यार हमारे पास लोकसभा या राज्यसभा एक सेशन में नहीं बैठी या दोनों सेशन में नहीं बैठी, तो हमें लॉ तो चाहिए ना वो इमरजेंसी सिचुएशन पे। इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। ये कोई पैरेलल पावर नहीं है लेजिस्लेशन की। पहली गलत है, चौथी गलत है। करेक्ट हो गया बी, 2 और 3 आर करेक्ट। आगे देखो, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन करेंगे हम। पहला क्वेश्चन करो, डेफिनेशन ऑफ स्टेट की पूछी है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पहले। इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, आप बेसिक टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेंटर। जो सेंटर में बैठे हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। सेकंड, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, ये भी होगा। थर्ड, कोई बॉडी बनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी है, वो भी अंडर द स्टेट, स्टेट ने बनाई है, तो स्टेट का पार्ट, स्टेट के डेफिनेशन में ही इंक्लूड होगी। फोर्थ, कोई प्राइवेट एंटिटी है, वो वर्क कर रही है फॉर द स्टेट, जो स्टेट का काम है वो प्राइवेट एंटिटी कर रही है, तो एक्चुअल काम स्टेट का ही है बट वो प्राइवेट एंटिटी कर रही है, तो ये स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूड होगी। इसमें एक कैच है, जुडिशरी जब ये एडजुडिकेशन फंक्शन कर रही है तब ये स्टेट का पार्ट नहीं है। मींस केस लड़ रहे हैं, केस चल रहे हैं, जजमेंट पास हो रही है। बट जब एग्जीक्यूटिव कोई ऑर्गेनाइजेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है जुडिशरी, तब ये स्टेट का पार्ट है। तो एक बार देख लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टेट ने बनाई है, पार्ट है। लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, ये भी है। प्राइवेट एंटिटी हमने अभी पढ़ा, वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी है। जुडिशरी वाइल परफॉर्मिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ये भी है, हमने अभी डिस्कस किया सब। तो करेक्ट पूछा है, सारे ही स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इक्वालिटी बिफोर लॉ पे है। इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट, इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर एक्सेप्शंस। बिल्कुल सही है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें एक्सेप्शंस हैं। रीजन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and the governors of state enjoy immunity from any proceedings for the exercise and performance of powers and duties of their office। सही है, और एक सही रीजन भी है। एक्सेप्शंस है यार, प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी मिली हुई है, तो आप ये नहीं बोल सकते मुझे प्रेसिडेंट के इक्वल ट्रीट करो, नहीं, क्योंकि हम नहीं है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पे क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स की। स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 क्लॉज 2 में है, इसकी रिस्ट्रिक्शन सही है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसको रिस्ट्रिक्ट करता है, सही है। आप कोर्ट को गालियां नहीं दे सकते। आप कोर्ट की कोई जुडिशरी, आपको कोर्ट ने बुला लिया, हेबियस कॉर्पस के अंडर बुला लिया, आप कह रहे मैं नहीं जा रहा, ये नहीं, आप नहीं कर सकते। तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। असेंबली आ गई, 19 क्लॉज 3 में इसके रिस्ट्रिक्शंस मेंशन है। पब्लिक ऑर्डर इज वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ असेंबली। मूवमेंट आ गई 19 क्लॉज 5 के अंदर। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एसटीज, इनर लाइन परमिट भी होता है ना इसमें, तो इनर लाइन परमिट इसके अंडर ही रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट। आप ये नहीं बोल सकते मैं ट्राइबल इलाके में जाऊंगा वहीं पर रहूंगा, नहीं, आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है आपकी मूवमेंट को। तो ये तीनों ही सही हैं, सारे सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आर्टिकल 21 पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 21 हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू इंक्लूड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सिंस मेनका गांधी केस। सही है, मैं बता देता हूं इसमें क्या डिफरेंस है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आपको एग्जीक्यूटिव एक्शंस पे, एग्जीक्यूटिव एक्शंस के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देता है कि अगर एग्जीक्यूटिव ऐसा एक्ट कर दे जो एज पर द लॉ नहीं है, कि लॉ कुछ और है और उन्होंने कर कुछ और दिया, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। पर जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये आपको लेजिस्लेटिव एक्शंस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देता है कि यार जो लॉ बना है क्या वो फेयर है। इसमें क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए गए क्या वो एज पर लॉ है। इसमें क्या है कि जो लॉ बना है क्या वो फेयर है। तो ये दोनों में डिफरेंस ये है, और ये सही है, मेनका गांधी केस के अंडर ही हुआ था। फिर राइट टू प्राइवेसी देख लो, वाज डिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट अंडर केएस पुट्टास्वामी केस, ये सही है, आर्टिकल 21 के अंडर ही है ये। आर्टिकल 21 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल आर्म्ड रिबिलियन, ये सही, गलत है सॉरी। आर्टिकल 21 एंड 20 ये नेशनल इमरजेंसी के अंडर सस्पेंड नहीं हो सकते, सस्पेंड नो नहीं हो सकते। करेक्ट पूछा है, थर्ड गलत है, आंसर हमारा आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्चरी पे क्वेश्चन है, रिट पे, रिट ऑफ सर्चरी पे क्वेश्चन है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर सर्चरी देखते हैं क्या होता है। इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू क्वॉश द लेटेस्ट ऑर्डर, सही है। हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोल देगी कि यार जो तूने ऑर्डर पास किए ना यार गलत है, ये इसको क्वॉश कर दे। सेकंड, इट कैन बी इशूड फॉर बोथ एरर ऑफ लॉ एंड एरर ऑफ फैक्ट अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, ये गलत है। ये सिर्फ एरर ऑफ लॉ पे इशू हो सकता है, एरर ऑफ फैक्ट पे नहीं इशू हो सकता। ये कोई फैक्चुअल एरर है उस पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको क्वॉश नहीं कर सकती। फिर अनलाइक प्रोहिबिशन विच इज ओनली प्रिवेंटिव, सर्चरी इज बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, स्टेटमेंट सही है। अभी मैं डिफरेंस बता देता हूं आपको। प्रिवेंटिव प्रोहिबिशन वाली रिट क्या है, हाई कोर्ट ने सबऑर्डिनेट कोर्ट को बोल दिया यार जो तूने डिसीजन दिया है ना ये गलत है, बस प्रिवेंटिव, प्रिवेंट कर दिया वो डिसीजन क्योंकि गलत था, प्रिवेंशन कर दी। सर्चरी क्या है, हाई कोर्ट ने सबऑर्डिनेट कोर्ट को बोल दिया जो तूने डिसीजन दिया गलत है, या ये जो तू डिसीजन देने जा रहा है ये तू मत दे, और ये जो केस है ना हम हमारे ऊपर ट्रांसफर कर दे, हम देखेंगे इस केस को। तो एक क्यूरेटिव भी है, प्रोहिबिशन और सर्चरी में ये डिफरेंस है। तो स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछा है, 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पे क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 पे। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एंटरटेन अ पिटीशन फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ, आर्टिकल 32 में मेंशन है ये स्टेटमेंट सही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है इट इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। द हाई कोर्ट्स हैव वाइडर रिट जुरिस्डिक्शन देन सुप्रीम कोर्ट, दे कैन इशू रिट्स फॉर पर्पस अदर देन फंडामेंटल राइट्स, ये भी सही है। हाई कोर्ट्स के पास वाइडर जुरिस्डिक्शन है व्हेन इट कम्स टू रिट, वो फंडामेंटल राइट्स तक उनकी जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो लिमिट नहीं है, वो और भी चीजों पे रिट इशू कर सकते हैं। थर्ड, पार्लियामेंट कैन इंपावर एनी अदर कोर्ट टू इशू दीज रिट्स विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये सही है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के कोई और कोर्ट को यह पावर दे सकता है कि यार आप रिट्स कर लो, रिट की जुरिस्डिक्शन आपके पास है। तो तीनों सही है, सी ऑप्शन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जुडिशरी पे देखते हैं आप क्वेश्चन थोड़े। तो इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सी प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो इंश्योर करती है, ये क्वेश्चन है। Salaries and allowances of the judges are charged upon the consolidated fund of India and are not subject to vote of parliament, सही है। चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है और पार्लियामेंट इसमें वोट नहीं कर सकता। फिर कंडक्ट ऑफ जजेस इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट एक्सेप्ट अपॉन द मोशन फॉर द रिमूवल, जब तक जज को रिमूव करने का मोशन
पार्लियामेंट में नहीं आता तब तक उसका कंडक्ट डिस्कस नहीं कर सकती पार्लियामेंट। फिर सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट कैन नॉट बी अब्रिज्ड इवन बाय द पार्लियामेंट। ये सही है, इसकी जो पावर है ना कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो पार्लियामेंट ये ले नहीं सकती इनसे। फिर रिटायर्ड जजेस आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये भी सही है, करेक्ट पूछा है, आंसर है डी, सारी सही है। नेक्स्ट करते हैं। तो अ डिस्प्यूट बिटवीन अ सिटीजन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ना फेडरल डिस्प्यूट्स आते हैं। फेडरल डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, तो वो सिटीजन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकती। फिर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। सही है, यही रीजन है इसका। तो सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन है, उस पर क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एंड इट्स नेचर। देखते हैं। ज्यूरिसडिक्शन दी है स्पेशल लीव पिटीशन, आर्टिकल 136 डिस्क्रिशनरी पावर। अभी स्पेशल लीव पिटीशन क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी पिटीशन अलाउ कर दी जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे ही चली गई, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। ये ना कोई कंपलसरी नहीं है कि उनको ये कोई भी अगर ज्यूरिसडिक्शन आई, मान लो कोई केस आ गया, उनको लेना ही है, ऐसा नहीं है। जैसे आर्टिकल 32 में है, आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो सीधा, बट स्पेशल लीव पिटीशन है वो डिस्क्रिशनरी पावर है। फिर आगे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 143 नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ना जुडिशरी से एडवाइस लेने के लिए कुछ पूछ लेता है आर्टिकल 143 के अंडर, पर जो एडवाइस दी जाएगी वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है। फिर आगे रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 137 के अंडर है, करेक्टिंग इट्स ओन जजमेंट्स। कुछ पहले जजमेंट दी थी जो बाद में करेक्ट करनी है, ऐसे बहुत बार हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन इनके पास है, करेक्ट सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स एंड फंक्शंस पे क्वेश्चन है। अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी डिक्री और ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। ये थोड़े से एक्स्ट्रा पावर्स मिले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को। कंप्लीट जस्टिस का मतलब नहीं पता, किसी को नहीं पता, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। तो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई डिक्री और ऑर्डर पास कर सकती है अंडर आर्टिकल 142। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विच मीन्स द प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी। ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट, ध्यान से देखो, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ बोथ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ये स्टेटमेंट सही है। हमने पहले देखा था ना, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एग्जीक्यूटिव एक्शंस अगेंस्ट है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लेजिस्लेटिव एक्शंस के अगेंस्ट है। तो ये दोनों है सुप्रीम कोर्ट के पास। करेक्ट पूछा, सारे ही करेक्ट है। फिर जजेस की अपॉइंटमेंट पे कुछ क्वेश्चन है। थर्ड जजेस केस इस्टेब्लिश दैट कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई रिक्वायर्स प्लूरैलिटी ऑफ जजेस। ये सही है। कोलिजियम की बात हो रही है यहाँ पे। द कोलिजियम फॉर सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ सीजीआई एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये भी सही है। एक सीजीआई है और 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं। थर्ड स्टेटमेंट, if 2 judges of the collegium give an adverse opinion, the CJI should not send the recommendation of the government। ये सही है। अगर ये 4 में से 2 लोगों ने, 2 जजेस ने ये बोल दिया ये गलत है, इसकी जो रिकमेंडेशन है प्रेसिडेंट को मत भेजो, तो सीजीआई नहीं भेजता। करेक्ट पूछा है, डी। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कैग पे है। कैग इज एन ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का ऑफिसर है, उसको ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ कैग आर सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट गलत है। कैग के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है ना, वो पार्लियामेंट उस पर वोट नहीं कर सकती, उसको इंडिपेंडेंस मिली हुई है। तो उसको इंडिपेंडेंस सिक्योर करने के लिए
यह प्रोविजन है, तो ये गलत है। द कैग डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर, ये स्टेटमेंट सही है। कुछ सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर होते हैं जो ओपन हम नहीं कर सकती गवर्नमेंट, तो उसकी अथॉरिटी नहीं है उसके पास ऑडिट करने के लिए, तो स्टेटमेंट सही है। ही होल्ड ऑफिस फॉर 6 years until he attains the age of 62 years whichever is earlier, ये स्टेटमेंट गलत है, 65 है। कुछ फैक्चुअल सा था, मैंने सोचा डाल दूं इसमें, तो स्टेटमेंट गलत होगी। 1 और 3 सही है, करेक्ट पूछा है, ओनली 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे क्वेश्चन है, इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज टूथलेस टाइगर। रीजन देखते हैं। The recommendations made by the NHRC are advisory in nature and are not binding on the concerned government or authority, ये स्टेटमेंट सही है और इसका सही रीजन है। NHRC की जो रिकमेंडेशन है वो एडवाइजरी नेचर है, वो कंपलसरी नहीं है फॉर द एग्जीक्यूटिव टू एक्ट अपॉन, तो करेक्ट हो गया ए। नेक्स्ट देखते हैं। तो सिलेक्शन कमेटी पे क्वेश्चन आया हुआ है और उसका स्टेटस पूछा है। बॉडीज दी गई है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सिलेक्शन कमेटी का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, यही होता है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो फर्स्ट सही है। फाइनेंस कमीशन, इसका जो सिलेक्शन कमेटी का हेड प्रेसिडेंट लिखा हुआ है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है बट इसकी ना कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं होती, तो प्रेसिडेंट इसका हेड है भी नहीं, तो ये गलत है। लोकपाल, प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन कमेटी का हेड है और स्टैट्यूटरी स्टेटस है, बिल्कुल सही है। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के अंडर ये बनता है, तो 1 और 2 सही है। करेक्टली मैच पूछा है, ओनली 2 पेयर्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे देखते हैं आप। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशंस, लीगल, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, स्टेटमेंट सही है, कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, सही है। इलेक्शन कमीशन जब रिटायर हो गए तो उनपे उनको डिबार नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कोई और इंप्लॉयमेंट ले सकते हैं अंडर द स्टेट। फिर द कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स आर डिटरमाइंड द प्रेसिडेंट, सही है। The chief election commissioner has a veto power and over the decision of other 2 election commissioners, ये गलत है। इंडिया में इस टाइम पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये डिसीजन मेजॉरिटी से लेते हैं। मतलब अगर 2 लोगों ने हाँ बोल दी तो डिसीजन लिया जाएगा, तो वीटो पावर नहीं होती चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, तो ऑलमोस्ट सेम पावर्स होती हैं दोनों की, तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट पूछा है, आंसर आ जाएगा ए 1, 2 और 3। शेड्यूल्स पे क्वेश्चन देखते हैं। तो 6th शेड्यूल पे क्वेश्चन है, बहुत रिपीट करता है 5th एंड 6th शेड्यूल पे यूपीएससी क्वेश्चन। गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स विदाउट द नेसेसिटी ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सही स्टेटमेंट है। गवर्नर बिना पार्लियामेंट के एक्ट से जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं ना 6th शेड्यूल में, उनकी जो ऑर्गेनाइज भी कर सकता है और रीऑर्गेनाइज भी कर सकता है, तो उसके लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है। सेकंड, द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट अप्लाई टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और अप्लाई विद स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन, ये सही है। तो इनको ना कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, जो एक्ट ऑफ स्टेट है या एक्ट ऑफ सेंटर है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, गवर्नर रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, या तो वो अप्लाई ही नहीं होंगे या अगर अप्लाई हुए तो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स हैव द पावर टू असेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड इंपोज सर्टेन स्पेसिफिक टैक्सेस, ये सही है। इनके पास टैक्सेशन की पावर्स भी होती हैं। अगर आप 6th शेड्यूल में देखोगे ना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में, इनके पास काफी पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं, जुडिशियल पावर्स भी हैं और टैक्सेशन की पावर्स भी हैं। इनको ढंग से देखने वाली बात है। 6th शेड्यूल अप्लाइज टू ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर, ये गलत है। मणिपुर नहीं है, मिजोरम है।
ATM स्क्वायर आपने देखा होगा, तो उसमें जो जो स्क्वायर है ना, उसमें मणिपुर नहीं है, मिजोरम एंड मेघालय है। ए और टी क्या है, ए असम है, टी त्रिपुरा है। करेक्ट क्या हो गया, ये गलत है। तो 3, ओनली 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होगा, आप सब लोग कमेंट में बताना आपको क्या आंसर लगा था, मैं अपना बता दूंगा, मुझे मेरे हिसाब से क्या है। अब आप बोलोगे सर आपको ही नहीं पता तो आप क्यों बता रहे हो, देखो थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है इस पे, तो यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन डालता है, इसलिए मैंने भी डाल दिया। अभी मैं आपको बताता हूं, आपको पता लग जाएगा क्या बोल रहा हूं। अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ अ हाउस बिकम्स डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस if he joins any political party of expiry of 6 months from the date which he takes his seat, ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, the 10th schedule was inserted by 52nd amendment act to prevent political defections motivated by the lure of office or similar considerations, ये स्टेटमेंट भी सही है। बट कई लोगों ने माना होगा कि यार ये सही रीजन है, मेरे हिसाब से ये सही रीजन नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर यही मोटिव होता तो ये 6 महीने का गैप क्यों देते। मेन तो ये रीजन है ना, जो नॉमिनेटेड मेंबर है उसके पास 6 महीने है, ये 6 महीने क्यों है। अगर ये एक्चुअली में रीजन है इसका कि हमें डिफेक्शंस को प्रिवेंट करना है, तो एक भी दिन नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने क्यों दिए, तो इसका एक करेक्ट रीजन नहीं है मेरे हिसाब से। तो ए और बी में से कोई भी आंसर हो सकता है, मेरे हिसाब से ए आंसर है। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ यूपीएससी, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किसी को नहीं पता होगा। कई ऐसे क्वेश्चन होंगे ए बी सी डी सारी ऑप्शन, कोई ए बोल रहा होगा, बी सी डी सारी लग रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो 5th शेड्यूल पे क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड टॉपिक है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल गवर्नर, ये सही है। 5th शेड्यूल के अंडर ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होती है और जो प्राइमरी अथॉरिटी है वो गवर्नर है। 6th शेड्यूल हमने पहले अभी देखा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसमें बैठती है, गवर्नर प्राइमरी अथॉरिटी है, दोनों सही है। 10th शेड्यूल वाला देखो, डिसीजन और डिस्क्वालिफिकेशन, ये तो सही है, बट ये प्रेसिडेंट नहीं करता, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है, ये प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, ये स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, ये सब करते हैं, तो ये गलत है। करेक्टली मैच्ड पूछा है, बी आंसर है, ओनली 2 पेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, तो 5th और 6th शेड्यूल में डिफरेंस पूछा गया है। While the 5th schedule creates schedule area, 6th schedule creates autonomous districts, हमने अभी देखा, सही है। The Tribes Advisory Council of the 5th schedule is a purely advisory body, whereas district councils of the 6th schedule have legislative and judicial powers, ये भी स्टेटमेंट सही है। आप इन डेप्थ में पढ़ के जाना इसको, जब मैंने वो वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली 10 वाली, उसमें मैंने 5th और 6th शेड्यूल इंपॉर्टेंट में बताया है, तो ढंग से पढ़ के जाना है। शेड्यूल बहुत डेप्थ में पूछता है यूपीएससी इसमें क्वेश्चन। 5th शेड्यूल अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट 4 स्टेट्स ऑफ द 6th शेड्यूल, ये स्टेटमेंट गलत है, सारे इंडिया पे नहीं लगता। आज के टाइम में सिर्फ 10 स्टेट्स हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, ऐसी 10 स्टेट्स हैं जिनमें कुछ एरियाज में लगता है ये, तो सारे इंडिया पे नहीं लगता, तो स्टेटमेंट गलत है। 4th, बोथ शेड्यूल्स अलाउ फॉर द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज, ये यहीं पे गलत है, ट्राइबल लैंड प्राइवेट पार्टीज को नहीं ट्रांसफर हो सकती, तो स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट पूछा है आंसर ए, 1 और 2 आर करेक्ट। फेडरलिज्म के क्वेश्चन देखते हैं हम, तो फेडरलिज्म पे गवर्नर तो इंपॉर्टेंट है ही, गवर्नर पे क्वेश्चन है, द गवर्नर हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इफ इट एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, सही है। इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है ना वो सिर्फ गवर्नर के पास है, इसकी जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। वन ऑफ दैट पावर इज दिस, कि अगर कोई बिल स्टेट की हाई कोर्ट के जो पावर्स हैं उनको एंडेंजर कर रहा है तो गवर्नर इसको बिल रिजर्व कर सकता है फॉर द प्रेसिडेंट। आगे देखते हैं,
अनलाइक द प्रेसिडेंट द गवर्नर एंजॉय सिचुएशनल डिस्क्रिशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी। ये गलत है, क्योंकि ये जो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है ये प्रेसिडेंट के पास भी होती है। कोई पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली तो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है यार कौन किसको पीएम बनाया जाए, कौन अपनी मेजोरिटी प्रूव करे आके, तो ये गलत है। द मिनिस्टीरियल एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर इन ऑल मैटर्स एक्सेप्ट दोज वेयर ही इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यही शो करती है कि गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, तो ये स्टेटमेंट सही है। द कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू नेचर ऑफ द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द गवर्नर, ये भी सही है। तो 3 स्टेटमेंट सही है, आंसर है सी। आगे देखते हैं। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। काफी सारे डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन देखे हैं मैंने, टेबल वाले भी रखे हैं, असर्शन रीजनिंग वाले भी रखे हैं, ओनली पेयरिंग वाले भी रखे हैं। तो इन द इवेंट ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स, ये स्टेटमेंट सही है। अगर कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट का भी लॉ होगा, सेंटर का भी लॉ होगा और कंफ्लिक्ट में होंगे तो सेंट्रल लॉ को प्रिवेल किया जाएगा और जो सेंट्रल लॉ में लिखा है वो माना जाएगा। रीजनिंग देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स फॉर फेडरल सुप्रीमेसी टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन लॉज अक्रॉस द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। थोड़ा सा वो हो सकता है कि फेडरल सुप्रीमेसी एक्सप्लिसिटली मेंशन है या नहीं है, कि प्रोवाइड है या नहीं है। स्टेटमेंट सही है ये, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट पे सेंटर और स्टेट दोनों के लॉ हो तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। तो ये तो एक्सप्लिसिटली ही दिया गया है कि फेडरल सुप्रीमेसी होगी, तो ये सही है और ये सही रीजन भी है। कई आई नो काफी लोगों ने ये गलत माना होगा क्योंकि एक्सप्लिसिटली वर्ड लिखा है जो कि बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड है, बट ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्पेसिफिक पावर्स मेंशन्ड है विद इट सोर्सेज एंड अथॉरिटी इन पावर टू द लेजिस्लेट। रेजिडोरी पावर्स, ऐसी पावर जो ना ही यूनियन लिस्ट में मेंशन है, ना ही स्टेट लिस्ट में मेंशन है, ना ही वो कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है। रेजिडोरी पावर्स होती हैं वो। आर्टिकल 248 के अंडर वो पार्लियामेंट के पास है। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। पावर टू टैक्स ऑन सर्विसेज, ये दोनों के पास है। पार्लियामेंट और स्टेट दोनों ही सर्विसेज को टैक्स कर सकते हैं। आर्टिकल 246 ए के अंडर लॉ मेकिंग ऑन द लिस्ट ऑफ ऑन द स्टेट लिस्ट। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं अगर राज्यसभा उसमें बिल पास कर दे तो इन सब्जेक्ट्स का जो अथॉरिटी है ना वो पार्लियामेंट को भी मिल जाती है। तो पार्लियामेंट इन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है। तो इसकी ये लॉ आर्टिकल 249 के अंडर राज्यसभा के पास पावर है, स्पेशल पावर्स है राज्यसभा के पास। अगर राज्यसभा इन पे एक रेजोल्यूशन पास कर दे तो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है, वो स्टेट लिस्ट पे कोई भी सब्जेक्ट पे जो भी मेंशन होगा उसमें वो लॉ बना सकती हैं। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन। चलो, यूनियंस कंट्रोल ओवर स्टेट पे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 256 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by the parliament। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स है ना जो ऑफ द स्टेट, वो इस तरह यूज होनी चाहिए कि वो जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो उसके अकॉर्डेंस में है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ने लॉ कुछ बनाया है और जो स्टेट एग्जीक्यूशन कर रही है वो कुछ और ही कर रही है। इसको प्रिवेंट करने के लिए आर्टिकल 256 आया है। फिर आर्टिकल 312 इसमें ऑल इंडिया सर्विस स्टैब्लिश कर सकती है पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ राज्यसभा रेजोल्यूशन, ये भी सही है। आर्टिकल 355 यूनियन की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट को प्रिवेंट करे अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये भी स्टेटमेंट सही है। 263 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये भी सही है। आर्टिकल 263 के अंडर ही इंटर स्टेट काउंसिल बैठती है, तो सारी ही सही है। डी इसका ऑप्शन है।
पॉलिटिकल थ्योरी पे क्वेश्चन देखते हैं, जनरली स्टूडेंट्स इसको अवॉइड करते हैं, बट लिबर्टी हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो गया, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपीएससी ने मार्क्सिज्म और गांधीज्म पे कंपैरिजन पे भी क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस देखो, स्टेट की जो मेन असेंशियल एलिमेंट है वो बताने हैं। असेंशियल कौन से हैं? असेंशियल इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। अ डिफाइंड टेरिटरी एंड अ परमानेंट पॉपुलेशन, दोनों है करेक्ट। अ गवर्नमेंट एंड द कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स, सही है। सॉवरेनिटी इंप्लाइंग सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर इट्स सिटीजंस एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, ये भी सही है। फोर्थ, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये गलत है। स्टेट के 4 इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, अ डिफाइंड टेरिटरी, पॉपुलेशन, अ गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। सबसे इंपॉर्टेंट सोवरेनिटी, अगर सोवरेनिटी नहीं है तो इन तीनों चीजों का कुछ नहीं करेंगे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एसेंशियल नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश के पास तो नहीं है बट वो स्टेट तो है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन पे जहां पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है। काफी जो अथॉरिटेटिव स्टेट्स हैं आप सबको पता ही होगा, तो उनके पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, जो जुडिशरी ऑफ एग्जीक्यूटिव के अंडर काम कर रही है, तो इसलिए एसेंशियल फंक्शन नहीं है, पर वो स्टेट तो मानी जा रही है ना, तो ये फोर्थ गलत है, आंसर है सी। नेक्स्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, यूपीएससी ने 2 बार ये रिपीट किया हुआ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं है, वर्डिंग डिफरेंट थी। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज बाय डेफिनेशन अ लिमिटेड गवर्नमेंट, सही स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करती है कि आप जैसे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकते, आप ऐसा लॉ नहीं बना सकते विच गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तभी जुडिशियल रिव्यू दिया है ना जुडिशरी को, तो पहला स्टेटमेंट सही है। रीजन देखते हैं, द कोर पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन एंड लिमिट द पावर्स ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, अभी हमने यही बात की है, ये स्टेटमेंट सही है। टू लिमिट द पावर्स ऑफ वेरियस अथॉरिटीज और ऑर्गन्स अंडर द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बैठती है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट की पावर्स को लिमिट किया जाता है, यही इसका करेक्ट रीजन भी है, आंसर ये है। तो नेगेटिव लिबर्टी, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा है वेरियस फिलोसोफर या एडिशन का, ठीक है। नेगेटिव लिबर्टी, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, नेगेटिव लिबर्टी होता है लिबर्टी इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट, कि स्टेट बाहर रहे, नाइट वॉचमैन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंडर ही है। ये क्लासिकल लिबरलिज्म का से एसोसिएटेड है, ये स्टेटमेंट सही है। पॉजिटिव लिबर्टी, सेल्फ मास्टरी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, लिबर्टी इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेट, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग का कंसेप्ट दिया था अमर्त्य सेन जी ने, तो स्टेट है वो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रही है, तो ये पॉजिटिव लिबर्टी का ही कॉन्सेप्ट है, ये सही है, ये मॉडर्न लिबरलिज्म का से एसोसिएटेड है। सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिवेंशन ऑफ टिरनी एंड डिस्पोजिशन, कि सेपरेट पावर्स हो, किंग ही ना वो लॉ मेकर हो, वो ही एग्जीक्यूट कर रहा है वही एडजुडिकेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। एडजुडिकेशन कोई और कर रहा है, लॉ कोई और बना रहा है, एग्जीक्यूशन कोई और कर रहा है, तो सेपरेशन ऑफ पावर का यही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और मोंटेस्क्यू से ये शुरू हुआ था, करेक्टली मैच, सारे ही करेक्टली मैच है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लिबर्टी एंड लॉ का रिलेशनशिप बताया, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू इन पॉलिटिकल थ्योरी, तो थोड़ा सा ध्यान से करना, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा जो मैं बोलूंगा, किसी को लगेगा यार गलत बोल दिया, किसी को लगेगा सही बोला है, तो डिपेंड करता है आपने कौन सा आंसर दिया था। देखते हैं, लिबर्टी इज एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ लॉ एज लॉज इनएविटेबली रिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम, गलत है। एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ लॉ इज नो लिबर्टी, अगर मैं आपको आके खून कर सकूं तो आपकी तो लिबर्टी कहीं नहीं रही, अगर आप मेरा आके खून कर सको तो मेरी तो लिबर्टी ही नहीं रही, तो एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ लॉ इज नॉट लिबर्टी। फिर वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम, हमने अभी यही देखा था, बिकॉज लॉ प्रोटेक्ट्स द लिबर्टी फ्रॉम वन फ्रॉम बीइंग इनक्रोच्ड अपॉन बाय अदर्स, ये सही है।
लॉ होगा, आपको प्रोटेक्ट, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मैं आपको आके मार नहीं सकता या आप मुझे आके मार नहीं सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड, इफ देयर आर मोर लॉज देयर आर मोर लिबर्टी एज द स्टेट कैन रेगुलेट मोर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये स्टेटमेंट गलत है। जस्ट बिकॉज ज्यादा लॉ है तो ज्यादा लिबर्टी नहीं होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ज्यादा लॉ है कि मैं ऐसे ही खड़ूंगा, मैं ऐसे ही खड़ूंगा, मैं ये चीज नहीं पढ़ा सकता, मैं ये पेन नहीं यूज कर सकता, तो मेरी तो लिबर्टी कम हो रही है। अगर हर एस्पेक्ट पे लॉ बन जाए, आप सांस कितना टाइम ले सकते हो, आप खाना कब खाओगे, आपको सुबह उठना कितने बजे है, ये हम इंडिया में रह रहे हैं तो आपको लग रहा है क्या बातें बोल रहे हैं। कोई और अथॉरिटेटिव कंट्री में जाओ तो ये नॉर्मल बातें हैं, तो ये गलत है। थर्ड, लॉज एंड लिबर्टी आर डायमेट्रिकली अपोज्ड, ए इंक्रीज इन वन लीड्स टू अ डिक्रीज इन द अदर। अभी किसी को लग रहा होगा सही है, किसी को लग रहा होगा गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है कि लॉज एंड लिबर्टी डायमेट्रिकली अपोज्ड है। अगर लॉज ज्यादा होंगे तो लिबर्टी कम होगी, अगर लॉज कम होंगे तो लिबर्टी ज्यादा होगी, ये गलत है। एक बैलेंस होना चाहिए, हर चीज पे लॉ नहीं बनाना, लॉ हो ही ना ये भी नहीं होना चाहिए, तो एक बैलेंस होना चाहिए। तो ये ऑपोजिट नहीं है, दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए कि जिस चीज में जरूरत है उसमें लॉ हो, और इसीलिए जब ये होगा तभी लिबर्टी इंश्योर होगी। तो फोर्थ सही है, आंसर है सी। सेपरेशन ऑफ पावर्स पे क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली फॉलोज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एज फाउंड इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। इंडिया स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करता। जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट में तो बैठे हैं, मतलब लेजिस्लेचर का पार्ट है वो, तो स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करता। आर्टिकल 50 ऑफ डीपीएसपी प्रोवाइड्स फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये स्टेटमेंट सही है, ये एग्जैक्टली लिखी हुई है डीपीएसपी में। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर दैट नो सिंगल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बिकम सुप्रीम दो द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, सही है। कि चेक्स एंड बैलेंसेस रख के कोई एक बॉडी सुप्रीम ना बन जाए कि एग्जीक्यूटिव है उसके पास सुप्रीम पावर्स है, ऐसा नहीं होगा। लेजिस्लेचर उन पे चेक कर रखेंगी या फिर जुडिशरी उन पे चेक रखेगी। फोर्थ, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज मैनिफेस्टेशन ऑफ जुडिशरीज रोल इन मेंटेनिंग सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी सही है, हमने अभी बात की। जुडिशरी के पास पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अगर एग्जीक्यूटिव कुछ ऐसा काम करेगी जो जो उनका पावर ही नहीं है, जो लॉ मेकिंग पावर करेगी, मान लो एग्जीक्यूटिव ही सब कुछ करने लग गई, वो लॉ भी बनाने लग गई, वो वही सब मिनिस्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं। अगर एग्जीक्यूटिव लॉ मेकिंग पावर करने लग गई, उन्होंने पावर अडॉप्ट ही कर ली, तो जुडिशियल रिव्यू होगा। इसी को प्रिवेंट करने के लिए जुडिशियल रिव्यू आया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है, ओनली 3 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्रीज पे करते हैं। यूपीएससी ने अब इस पे पूछना शुरू कर दिया है, तो ध्यान से करना। चलो, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अंडर ही है। ईडी डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही है। सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल्स के अंडर है, ये गलत है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही है, तो इसमें से 3 सही है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। आप ये याद कर लो बस कौन सी मिनिस्ट्री क्या क्या काम करती है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी बॉडी किस मिनिस्ट्री के अंडर होगी। नेक्स्ट करते हैं, नीति आयोग इज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। देखते हैं, इट वॉज एस्टैब्लिश थ्रू एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, ये दोनों सही है और ये सही रीजन भी है। याद ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना इसका कोई लॉ आया था, कोई एक्ट नहीं है, एक्ट के अंडर नहीं बनी, ये बस एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन आया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के लिए, ए आंसर है। नेक्स्ट, एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड को इंश्योर करना इसका प्राइमरी फंक्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये काम करती है, सही है। एनएचएआई डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे करती है, सिंपल है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर है, सही है। सर्वे ऑफ इंडिया नेशनल सर्वे एंड मैपिंग करती है, सही है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर करती है, ये गलत है, यह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी। करेक्ट पूछा है, बी आंसर है।
सेबी देखते हैं, सेबी पे क्वेश्चन है। सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेबी एक्ट 1992, सही है। इट फंक्शन एज क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी जुडिशियल एंड क्वाजी एग्जीक्यूटिव बॉडी, सही है। द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ सेबी डायरेक्टली डायरेक्टली विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है। इसके अंडर ना एक ट्रिब्यूनल बैठती है, तो जो ऑर्डर्स होते हैं अगर उस पर कोई अपील करनी है तो वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं चला जाएगा, तो ये गलत है। इट फॉल्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड अफेयर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये गलत है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। तो पहला दूसरा सही है। आर्टिकल 360 अंडर के अंदर प्रोसीजर पूछा है। अ बिल ऑफ द अमेंडमेंट, a bill for the amendment of the constitution can be introduced in either house of the parliament or in the state legislature, ये गलत है। either house of parliament में तो हुआ है, state legislature में ये नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत है। the bill does not require the prior recommendation of the president, ये सही है। prior recommendation मनी बिल में चाहिए होती है, constitutional amendment बिल में ये नहीं चाहिए होती। in case of a deadlock between two houses, the president can summon joint sitting फॉर डेलिब्रेशन एंड पैसेज ऑफ द बिल, ये गलत है। ज्वाइंट सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं होती, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों को सेपरेटली ये बिल पास करना होता है। अगर किसी ने एक ने भी स्पेशल मेजोरिटी देने से मना कर दिया तो ये बिल पास नहीं होगा। फोर्थ, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, ही कैन नीदर विदहोल्ड हिज असेंट नॉर ही कैन रिटर्न द बिल, ये सही है। प्रेसिडेंट को अपनी उसके पास कोई वीटो पावर नहीं है, उसको असेंट देना ही पड़ेगा। तो सेकंड एंड फोर्थ सही है, करेक्ट बी। तो एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सीक्स टू चेंज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट रिक्वायर्स रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर्स ऑफ नॉट लेस देन ऑन 1/2 ऑफ द स्टेट, ये स्टेटमेंट सही है। अगर कोई अमेंडमेंट ऐसी आ गई जो राज्यसभा या शेड्यूल 4 को चेंज कर रही है, उसमें अमेंड कर रही है, तो वो हाफ ऑफ स्टेट्स को रेटिफिकेशन चाहिए होगी उसकी। फिर इसका रीजन क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिक्वायर्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एनी चेंज ऑफ अमेंडमेंट, ये गलत, फंडामेंटल टेक्स्ट, ये गलत है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं है, वो बैलेंस है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल में, तो स्टेटमेंट ही गलत है। इसका एक्चुअल रीजन ये है, फेडरल स्ट्रक्चर को प्रिवेंट करने के लिए स्टेट्स की रेटिफिकेशन की जरूरत है। स्टेट से भी पूछना चाहिए हमें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो फेडरल स्ट्रक्चर ऐसे ही प्रिवेंट किया जाएगा। तो ए सही है, आर गलत है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी आंसर है इसका। तो कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में पूछा और प्राइम मिनिस्टर से लिंक किया गया है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ, सही है। राजीव गांधी जी के अंडर आया था ये भी सही है, राजीव गांधी जी के अंडर ही आया था। 61st वोटिंग एज 21 से 18 कर दी गई थी इंदिरा गांधी जी के अंडर, ये गलत है। ये भी राजीव गांधी जी के अंडर ही हुआ था, तो सेकंड गलत हो गई। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव्स, ये सही है, मनमोहन सिंह जी के अंडर हुआ था, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड सही है, करेक्ट इज बी। आगे देखते हैं लास्ट। 44th Constitutional Amendment Act was enacted to nullify several provisions of the 42nd Amendment. Which of the following changes were introduced by the 44th Amendment? कौन से प्रोविजंस हैं जो चेंज हुए थे या आए थे 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर? रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रिबिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, सही है। इसमें यह चेंज हुआ था क्योंकि ये ना बहुत ही जेनरिक सी स्टेटमेंट है। इंटरनल डिस्टर्बेंस तो कुछ भी हो गया, यहां पे चूहा आ गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गई, तो इस पे मैं नेशनल इमरजेंसी लगा दूं इस रूम में। मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम, ये गलत है। ये फर्स्ट टाइम के लिए नहीं हुआ था, ये पहले 24th अमेंडमेंट में भी हो चुका है, तो स्टेटमेंट गलत है। डिलीटेड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, से सही है। इसको फिर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था। फिर प्रोवाइडेड दैट फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये भी सही है। तो सेकंड गलत हो गई, सी आंसर है। तो धन्यवाद है। पहले तो पार्ट 2 में मिलते हैं। ये स्टैटिक क्वेश्चंस थे, ये ना
जो मैंने आपको पहले शेयर किए थे, जो थीम्स थे, उन पे ही बेस्ड है। एक बार देख लेते हैं। वही सारे टॉपिक्स हमने क्वेश्चंस में देखे। अगर कोई भी इनमें से टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन नहीं आते थे, आपको यह ध्यान रखना है यार मुझे ये रिवाइज करके जाना पहले। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम मैं अभी बता रहा हूं, ये पॉलिटिकल थ्योरी में और ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्रीज में आपको इशू आया होगा, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। बाकी जैसे पार्लियामेंट है, ये आपने अच्छे से किया होगा तो आपने ज्यादातर सही कर दिए होंगे। अमेंडमेंट्स हैं, आपने ज्यादातर सही कर दिए होंगे। इसके बाद मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम करंट अफेयर्स देखेंगे। वो पार्ट मिस मत करना, आपके करंट अफेयर्स रिवाइज भी हो जाएंगे। अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हुए तो एटलीस्ट आपको कुछ तो पता लग जाएगा। बहुत हाई चांसेस हैं कि वो आपके जो टॉपिक्स हम देखेंगे उसमें से कुछ आ भी जाए। जब मैं कह रहा हूं बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन एज इट इज नहीं आ जाएगा। हम टॉपिक की बात कर रहे हैं कि उस टॉपिक पे क्वेश्चन जनरली यूपीएससी पूछती है, इस साल भी पूछ सकती है। तो थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।